अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 13 का, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ करंट। कि किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर करंट जो है वो फ्लो कर रहा हो तो उसकी क्या क्या इफेक्ट्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। जिसमें पहला जो इफेक्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा जो है वो केमिकल इफेक्ट है। जहाँ पर कुछ इसके नुकसान अगर हैं उसके हमारे पास फ़वाइद भी हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब एक कंडक्टर में से करंट पास करता है तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब ये जो मटेरियल है इसके अंदर एटम्स भी मौजूद हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये मूव करते हैं ये एटम से कोलाइड करते हैं। जब ये एटम से कोलाइड करते हैं तो अपनी एनर्जी उनको पास कर देते हैं। अब जो एटम्स हैं वो अपनी जगह पर क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स उनसे टकराते हैं तो उनकी वाइब्रेशन में मज़ीद क्या हो जाता है, इजाफा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी शिफ्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसको, एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को। जब ये इससे टकराते हैं उससे उसकी वाइब्रेशन में इजाफा हो जाता है। वाइब्रेशन से इजाफे में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट भी क्या होती है, बढ़ जाती है। पहले अगर वो थोड़ा वाइब्रेट कर रहे थे मे भी इलेक्ट्रॉन इधर से गुजर जाता, लेकिन उनकी ज़्यादा वाइब्रेशन से इलेक्ट्रॉन का कोलिजन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और कोलिजन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इस पहले इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हीट इफेक्ट। सिंपल सा इफेक्ट है कि जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जब पास करते हैं तो वो एटम से क्या करते हैं, कोलाइड। जो एटम से कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी का वहाँ पर ज़्यादा होगा। वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारी किसको शिफ्ट कर देंगे, एटम्स को। एटम्स क्या करेंगे, वाइब्रेट। तो इस तरह रास्ते में रुकावट की वजह से रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है, इजाफा। इसको हम सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस में इजाफा की वजह क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है या हीट होती है या एनर्जी होती है, जो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम ऑफ दैट। तो इस पहले इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब कि हीट एनर्जी का प्रोड्यूस होना, किस वजह से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि एटम से जब कोलाइड करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जिसका फार्मूला आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था, जाउल्स लॉ के नाम से। H इज इक्वल टू, ये हीट एनर्जी है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला भी आपने पढ़ा था। इसमें आई क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट है, आर रेजिस्टेंस है, और टी क्या चीज़ है, टाइम है। यानी कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये इस पर डिपेंड कर रहा है करंट के स्केयर पर। अगर थोड़ा सा करंट हम बढ़ा देंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगी और हीट एनर्जी भी बढ़ जाएगी। दूसरा किससे ताल्लुक है इसका, आर से, रेजिस्टेंस से। अब रेजिस्टेंस से ताल्लुक इसका किस तरह हम मेंशन कर सकते हैं, देखिए रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के। यानी कि अगर हम लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर को बढ़ा देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट इससे लेक्चर भी है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फिर हमारे पास हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ेगी, लेंथ को बढ़ाने से। अगर हम लेंथ को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज़ क्या है, टाइम। जितना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो करता रहेगा हीट उतनी ज़्यादा। अपनी रियल लाइफ में आप लोग अक्सर देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होता है किसी भी वायर में से, तो अक्सर वायर जो है वो गर्म होती है। वो ज़्यादा गर्म होकर, हीट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा गर्म होकर जल जाती है। उसकी जो रीज़न है वो क्या होती है कि जब हम ज़्यादा लोड डालते हैं एक बारीक सी तार पर तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। फ्लो ऑफ करंट बढ़ने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिकदार में उसमें से पास होना शुरू हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिकदार में पास होना शुरू होते हैं तो कोलिजन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, हीट हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो वायर जो है वो जल जाती है। तो पहला जो हमारा इफेक्ट था वो था हीटिंग इफेक्ट, और सिंपली इस वजह से होता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ लेटेस्ट। इस कोलिजन की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता है, जिसका फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसमें आई करंट, आर रेजिस्टेंस, और टी क्या चीज़ है, टाइम है। इनका आपस में मैंने आपको रिलेशन भी बता दिया। तो करंट को बढ़ाने से हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, और अगर करंट हम 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि ये स्केयर है। H ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है करंट, लेकिन उसका स्केयर, और आर क्या है, लेंथ से डिपेंड कर रहा है। लेंथ अगर बढ़ेगी तो आर बढ़ेगी, अगर आर बढ़ेगी तो H बढ़ेगी। ये हमारा था पहला इफेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इफेक्ट की, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट।
कि अगर किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हो तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये टॉपिक भी आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर के पहले टॉपिक में आपसे डिस्कस किया था। वहाँ पर आप लोगों ने एक कार्डबोर्ड लिया था। कार्डबोर्ड में आपने आपमें से क्या किया था, इलेक्ट्रिक वायर पास की थी। अब ये जो वायर है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था। इसकी डायरेक्शन या तो डाउनवर्ड होगी या फिर क्या होगी, अपवर्ड होगी। आप लोगों ने देखा कि अगर आयरन फिलिंग्स को या फिर कंपास नीडल को इस वायर के यहाँ पर करीब रख देते हैं तो आपने देखा कि इसमें से गुजरने वाला करंट उन आयरन फिलिंग्स को या फिर कंपास नीडल को क्या करता है, मुतासिर करता है, उसको इफेक्ट। क्या इफेक्ट होता है, जो आयरन फिलिंग्स है वो इस तरह अपने आप को एक राउंड शेप में तरतीब दे देती है। आयरन फिलिंग्स क्या होती है, लोहे का चूड़ा जिसे आप कहते हैं। अगर हम कंपास नीडल लेके इस फील्ड को ट्रेस करें तो हमें पता चलता है कि जो फील्ड है वो तकरीबन किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है। फील्ड क्या है, सर्कुलर शेप में है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो डिपेंड करता है कि इस वायर में से करंट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अपना राइट हैंड यूज करेंगे। थंब जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, करंट। ये जो कर्ली फिंगर्स हैं ये बताएंगे किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि हमारे पास क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो वायर को हमें इस तरह पकड़ना है, फिजिकली पकड़ नहीं लेना, बिजली की तार है, तार को इस तरह आपने पकड़ना है और थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन होना चाहिए, करंट की। ये जो हमारे पास कर्ली फिंगर्स हैं ये किस चीज़ की डायरेक्शन बता रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हम करंट को अपवर्ड शो कर दें तो ये जो हमारे पास रिंग बना हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन फिर हमें इस तरह बनानी पड़ेगी जो कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सिंपली जब मैग्नेटिक इफेक्ट की हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या बताता है कि जब किसी तार में से, किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम ट्रेस कर सकते हैं, फिजिकली देख तो नहीं सकते, हम इसको महसूस कर सकते हैं। किस तरह, अगर हम वहाँ पर कंपास नीडल को ले जाएं और हम वहाँ पर फील्ड को ट्रेस करें तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर वाकई तार के फील्ड मौजूद है और वो डिपेंड कर रही है उसकी डायरेक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, जितनी भी डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर मोटर्स के अंदर आर्मेचर होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं तो अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है जो कि उस आर्मेचर को क्या करता है, रोटेट करवाता है, घुमाता है। एक हमारा बहुत बड़ा ये फायदा हुआ कि जो मोटर चल रही है या हमारा अगर इलेक्ट्रिक फैन चल रहा है तो किस वजह से चल रहा है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनके करंट का कौन सा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरी अहम चीज़ क्या है कि जब हम वायरिंग की बात करते हैं, करंट को ट्रेस करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं इस मैग्नेटिक इफेक्ट को। क्योंकि अगर हमारे पास वायर सामने नहीं है, हमारे घर में अक्सर अंडरग्राउंड वायरिंग की जाती है, अगर उसके अंदर फॉल्ट आ गया है तो क्या होगा, करंट पास नहीं करेगा। जहाँ तक करंट पास करेगा वहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहाँ पर ब्रेकेज है अगर किसी एरिया में तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक डिटेक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा हो, डिटेक्ट कर रहा हो, उस डिटेक्टर के जरिए हम क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे कि कहाँ पर हमारी वायर जो है वो ब्रेक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा वहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और डिटेक्टर जीरो लोकेशन शो करेगा या जीरो रीडिंग शो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा। तो यानी कि हम मेजर जगह पर मेजर जो इश्यूज़ हैं हमारे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। तो मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट के ये फ़ायदे हैं कि हम एक तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो जो जहाँ पर इस्तेमाल हो रही है वहाँ पर भी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा हम अगर इलेक्ट्रिक करंट की रिसर्च करना चाहते हैं, उसको हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पर फॉल्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हम मैग्नेटिक इफेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है, केमिकल इफेक्ट में अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करें और उसमें उस केमिकल की डीकम्पोजिशन हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी
मटेरियल में से हम क्या करते हैं, मटेरियल मीन्स के इलेक्ट्रोलाइट में से क्या करते हैं, अगर हम उसमें से करंट पास करते हैं और करंट पास करने से उस मटेरियल की डीकम्पोजिशन हो जाए, यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4, उसको हमने पानी में मिक्स कर दिया, पानी में मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया, वो इलेक्ट्रोलाइट बन गया। अब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, अब हर सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, हमने CuSO4 सेलेक्ट किया, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उस मटेरियल की डीकम्पोजिशन हो जाएगी, Cu अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। इस डीकम्पोजिशन का नाम हमने क्या नाम दिया, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट। जब आप केमिकल इफेक्ट को डिफाइन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम ही क्या है, केमिकल इफेक्ट है। ये किस वजह से हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर हम आएंगे एग्जांपल की तरफ कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन में से पास होता है तो क्या परफॉर्म होता है, वहाँ पे क्या फिनोमेना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, कि केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो एक केमिकल डीकम्पोजिशन होती है। केमिकल डीकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, एक प्रोसीजर है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है विच कंडक्ट करंट, क्या करता है, करंट को कंडक्ट करता है, यानी कि अपने अंदर से करंट को गुजरने देता है। ये सॉल्यूशन है, ये महलूल है। हमारे पास CuSO4 अगर पाउडर फॉर्म में है, जब हम उसको पानी में मिक्स कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है। केमिकल इफेक्ट को समझने के लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस को समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस ही असल में क्या है, केमिकल इफेक्ट है। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होती है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। मींस के इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल है, इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट इसमें इस्तेमाल होगा, हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाह रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोड। क्या करते हैं, ये करंट को इन या आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है जो करंट को इन या फिर आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड। एनोड वो हिस्सा होता है जहाँ से करंट इन होता है, और कैथोड वो हिस्सा होता है जहाँ से करंट आउट होता है। और एंड में क्या है, वोल्टामीटर। ये सारा सिस्टम किस चीज़ के अंदर मौजूद होता है, एक डिवाइस के अंदर, एक जार के अंदर, एक ट्यूब के अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वोल्टामीटर। और वोल्टामीटर अगर हम बनाना चाहें, ये हमारे पास कुछ समझ रहे हैं, एक ये जार है, टब है, ट्यूब है, ये हमारे पास वोल्टामीटर है। इसके अंदर मौजूद है एक सॉल्यूशन जिसको हमने क्या नाम दिया, CuSO4 का, जो कि हम अभी एग्जांपल भी पढ़ने लगे हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसके अंदर एक महलूल इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर हम लगा देते हैं दो इलेक्ट्रोड्स, एक को हम नाम देंगे एनोड का और दूसरे को हम नाम देंगे कैथोड का। यहाँ पर हमें अटैच करनी है बैटरी। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। अब देखिए, बैटरी के जिस टर्मिनल को इसके साथ जोड़ा गया पॉजिटिव के साथ, इसको हम नाम देते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये एनोड है। और दूसरा टर्मिनल जिस के साथ जोड़ा गया बैटरी को, उसको हम क्या नाम देते हैं, कैथोड का। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है बैटरी की वजह से, और इस पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और ये हम DC करंट इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, AC करंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो AC करंट है वो बार बार डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है। तो एक साइकिल में जो प्रोसेस होगा दूसरे साइकिल में वो रिवर्स हो जाएगा। इस तरह हमें कोई जो इफेक्ट है वो नज़र नहीं आएगा। अगर हम केमिकल इफेक्ट या हम डीकम्पोजिशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो DC सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप मेंशन कर दें, ये हमारे पास क्या है, एक DC सोर्स। सिंपली जब हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी को, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ये जो हमारे पास कॉपर सल्फेट था, ये Cu+ में और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा SO4- में, यानी कि कॉपर आयन अलग हो जाएंगे और सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे। आप इसके ऊपर भी यहाँ पर +2 जब इसमें से
सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो CuSO4 का जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे, नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे, Cu आयन अलग हो जाएगा और SO4 आयन अलग हो जाएगा, कॉपर आयन और ये क्या है सल्फेट आयन। जब Cu2 जो है वो अलग हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। देखिए ये जो Cu+2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर इसकी ये कमी पूरी कर दी जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये मुकम्मल हो जाएगा, ये पूरा एटम बन जाएगा। ठीक है, जब हम Cu की बात करते हैं तो इस सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 मौजूद, वो कहां पर भागेगा, वो भागेगा कैथोड की तरफ ताकि वहां से 2 इलेक्ट्रॉन भी हासिल कर सके। ये Cu+2 इस कैथोड की तरफ भागेगा और ये कैथोड उसको आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, Cu का एटम बन जाएगा और ये इस कैथोड के साथ चिपक जाएगा और ये इससे यहाँ से अलग नहीं हो सकता। अब यहाँ पर Cu जमा होता चला जा रहा है इस पोर्शन पर, इस रॉड के ऊपर, कैथोड के ऊपर। कैथोड पर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर बढ़ती चली जा रही है और इस पूरे प्रोसेस में कंसंट्रेशन ऑफ एटम जो है या सॉरी कॉपर जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी हमने आधा प्रोसेस डिस्कस किया है, हमने ये कहा कि यहाँ से Cu+2 जो है वो फौरन कहाँ आएगा, कैथोड की तरफ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और ये Cu बन के इस प्लेट के ऊपर क्या होता जाएगा, जमा होता चला जाएगा। ये Cu जो है इधर जमा होने से कैथोड की विड्थ जो है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। एनोड से क्या होगा, अब CuSO4 को भी +2 चार्ज चाहिए। अब ये एनोड जो है ये इसको डायरेक्टली +2 चार्ज नहीं दे सकता। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो कॉपर आइटम होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें 2 आयंस में, Cu++ अलग अलग हो जाएंगे। फिर इसको क्या होगा, ये जो CuSO4 यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद था, ये जो कॉपर है ये इसके साथ कंबाइन होके ये फिर से क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट बना देगा। यानी कि प्रोसेस ये है कि Cu इधर चल के कैथोड की तरफ आ रहा है और यहाँ से उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन SO4 को वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा। वहाँ पर जो प्रोसीजर है वहाँ से कॉपर खुद चल के आ रहा है, सॉल्यूशन में मौजूद SO4-2 से मिलकर वो क्या बना रहे हैं, दोबारा से कॉपर सल्फेट बना रहे हैं। यानी कि जितना कॉपर यहाँ से कम हो रहा था उतना ही इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐड। फर्क क्या पड़ रहा है, इसकी विड्थ बढ़ती चली जा रही है और इसकी विड्थ क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो ये होगा CuSO4 की एग्जांपल है और इसको हम क्या नाम देते हैं, ये हमने CuSO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी है। अब इसमें हमने पढ़ा क्या, हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या था, केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या था, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस थी। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या थी कि जब इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो हमने देखा कि ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इस इफेक्ट का फायदा क्या है, इस इफेक्ट का फायदा ये है, आपने वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि इस केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एक नॉर्मल सी धात जो कि कीमती नहीं है उसके ऊपर हम कीमती धात की लेयर चढ़ाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास केमिकल इफेक्ट था, इसको इलेक्ट्रो, जैसे आप लोगों ने देखा कि ये जो कैथोड पर Cu जो है वो जमा होता चला जा रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास कैथोड क्या है, यहाँ पर वो धात या वो मेटल रखेंगे जो कि एक नॉर्मल है और हमारे पास इस साइड पर कौन से आयन होने चाहिए, किस धात की, किस मेटल की होनी चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करना चाह रहे हैं। तो होगा क्या कि एक आम धात पर कीमती धात की लेयर चढ़ जाएगी और इस लेयर चढ़ाने को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास था केमिकल इफेक्ट। तो आज हमने इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े जिसमें 3 चीजें डिस्कस की। एक हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है जो क्यों होता है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स। दूसरा क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट, कि जब किसी पार्ट में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, इसके भी हमें फायदे पड़े हैं। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, केमिकल इफेक्ट, कि जब एक इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, केमिकल इफेक्ट है जो कि किस वजह से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी वजह से। उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस में इस्तेमाल होने वाले हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है और हमने एग्जांपल के लिए CuSO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस देखी है। CuSO4 में हमने देखा कि करंट जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से पास होता है तो किस तरह डीकंपोज होता है। तो ये था हमारा केमिकल इफेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में